हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टडी विद विनोद गढ़वाल। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। उपस्थित हूं आज एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम NCERT कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 9 वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के अध्ययन को जारी रखेंगे। यह इस अध्याय का मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो हम इस अध्याय के बना चुके हैं। पहले भाग में हमने जाना था वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण की क्या विशेषताएं हैं, वैश्वीकरण के क्या कारण हैं। दूसरे भाग में हमने वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभावों का विस्तार से अध्ययन किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही वीडियो अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे और आपने इनको लाइक भी किया होगा। यदि लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अवश्य लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है नए नए वीडियो अपलोड करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम भारत और वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का प्रतिरोध तथा भारत में वैश्वीकरण के प्रतिरोध का अध्ययन करते हुए इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास और अध्ययन करते हैं भारत और वैश्वीकरण। देखिए, भारत में या पूरी दुनिया में व्यापार सदियों से होता रहा है। यदि हम भारत के इतिहास को देखें तो हमें पता चलता है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के दौरान भी व्यापार होता था। वैश्वीकरण का मतलब हमने पढ़ा है प्रवाह, विचार, वस्तु, पूंजी, व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना प्रवाह कहलाता है, जिसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो भारत में सदियों से व्यापार होता रहा है। कई देश के लोग भारत में व्यापार करने आते रहे हैं और यहाँ से व्यापार होता रहा है। तो वैश्वीकरण कोई नया अवधारणा नहीं है। सदियों से भारत में व्यापार होता रहा है। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई और देखते ही देखते भारत ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत कच्चे माल का निर्यातक देश था, यानी कि भारत से कच्चा माल ले जाया जाता था और ब्रिटेन में उस कच्चे माल को तैयार किया जाता था। तो भारत कच्चे माल का निर्यातक था, जबकि तैयार माल का उत्पादक था। यहाँ पर तैयार किए गए माल को खपाया जाता था, बेचा जाता था। तो लगातार भारत में व्यापार होता रहा। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान जो भारत का शोषण किया गया था, उस शोषण से सबक लिया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अनुभवों के आधार पर यह तय किया कि अब भारत कच्चे माल का निर्यात नहीं करेगा और ना ही वह आयात करेगा वस्तुओं का। भारत ने परस्पर निर्भरता की धारणा को त्याग दिया और निर्णय किया कि अब हम हमारे देश में ही वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। हम कच्चा माल किसी को भी निर्यात नहीं करेंगे और ना ही किसी से तैयार किए गए माल को खरीदेंगे। तो भारत ने परस्पर निर्भरता जो थी उसको समाप्त कर दिया और अपने ही देश के लोगों को उस कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने हेतु प्रेरित किया। इसे संरक्षणवाद की नीति कहा जाता है। देखिए, संरक्षणवाद की नीति में होता क्या है कि जो भी हमारा वहाँ संसाधन उपलब्ध हैं, जो भी वस्तुओं का हम निर्यात करते हैं, उन वस्तुओं को निर्यात नहीं करना और ना ही किसी देश से उन वस्तुओं को खरीदना। कहने का आशय यह है
कि हम ना तो निर्यात करेंगे और ना ही हम आयात करेंगे। इससे यह होगा कि हमारे देश में ही वस्तुओं का उत्पादन शुरू होगा, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो संरक्षणवाद की नीति से कई क्षेत्रों में फायदा हुआ तो कई क्षेत्रों में इसका नुकसान भी हुआ। बुनियादी क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत पिछड़ गया। 1991 में जब वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ तो इस वैश्विक वित्तीय संकट से उभरने के लिए भारत को कई कदम उठाने पड़े। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक से ऋण मांगा। इन दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत के सामने यह शर्त रखी कि यदि आप वित्तीय संकट को खत्म करना चाहते हो और अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हो, आर्थिक सुधार देश में करना चाहते हो, तो आपको संरक्षणवाद की नीति को समाप्त करते हुए आपका बाजार विश्व के लिए खोलना होगा। तो भारत ने सन 1991 में नई आर्थिक नीति बनाई। इस नई आर्थिक नीति के तहत भारत ने एलपीजी व्यवस्था को अपनाया। एलपीजी, एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता उदारीकरण। भारत ने उदारीकरण को अपनाया। इसके तहत व्यापार को सरल बनाया गया। व्यापार करने के लिए जो नियम बनाए गए थे उनमें सरलता लाई गई और सभी आयात बाधाओं को दूर कर दिया, जिससे भारत सभी देशों के साथ व्यापार कर सके। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण। भारत ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सभी क्षेत्रों को निजीकरण किया और निजी व्यक्तियों को व्यापार का विकास करने की स्वतंत्रता दी। वैश्वीकरण हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। विचार, वस्तु, पूंजी, व्यक्ति का प्रवाह वैश्वीकरण कहलाता है। तो भारत ने इस नई आर्थिक व्यवस्था के तहत इन तीनों ही व्यवस्था को अपनाया और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया। वैश्वीकरण भारत के लिए कुछ हद तक अच्छा भी रहा है और इसका गहराई से अध्ययन करने के लिए हमें समय का इंतजार करना चाहिए। किंतु यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण से विकासशील देशों को काफी लाभ हुआ है। तो इस प्रकार भारत के साथ वैश्वीकरण का जुड़ाव एक लंबे समय से रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको नए नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वैश्वीकरण का प्रतिरोध। वैश्वीकरण एक बहस का मुद्दा शुरू से बना हुआ है। वैश्वीकरण के कई लाभ हैं तो कई नुकसान भी हैं। वैश्वीकरण का प्रतिरोध दुनिया के हर हिस्से में होता रहा है। वैश्वीकरण का प्रतिरोध वामपंथी और दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। वामपंथी संगठन जो कि गरीब हितैषी माने जाते हैं, गरीबों का हित देखते हैं, वे इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं दक्षिणपंथी संगठन भी इसका विरोध करते आ रहे हैं। वामपंथी संगठनों का कहना है कि वैश्वीकरण पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। इससे धनिक और धनिक हो रहे हैं, अमीर और अमीर होता जा रहा है, जबकि गरीब और गरीब होता जा रहा है। इससे राज्य कमजोर हो रहा है। हमने पहले वीडियो में देखा था कि न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति अब अपनाई जा रही है। तो राज्य जो है कमजोर होते जा रहे हैं और राज्य वह सब कार्य नहीं कर रहा है जो कि उसको करना चाहिए। वामपंथियों का एक और तर्क यह है
कि यह गरीबों की देखभाल नहीं कर रहा है, यह गरीबों के आर्थिक कल्याण को नहीं देखता है और पूरी तरह से गरीब जो है वो निरंतर गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। गरीबों के आर्थिक कल्याण को अब सरकार ने त्याग दिया है। सरकार गरीबों की अनदेखी कर रही है। जो दक्षिणपंथी संगठन हैं वे वैश्वीकरण की आलोचना करते हुए कहते हैं कि वैश्वीकरण से राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। खासतौर पर सांस्कृतिक प्रभाव बहुत गहरा पड़ा है और इससे हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है, हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। तो दोनों ही संगठन अपने अपने तर्क देते रहे हैं। 1999 में सेटल में विश्व व्यापार संगठन की बैठक में इस नव आर्थिक व्यवस्था का विरोध किया गया। काफी पुरजोर तरीके से लोगों ने विरोध किया। नव उदारवाद वैश्वीकरण के विरोध के लिए एक विश्व स्तरीय मंच बनाया गया जिसे WSF कहा जाता है। WSF का पूरा नाम होता है वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम में अधिकार कार्यकर्ता, युवा, कई संगठनों के पदाधिकारी, समाज सेवी, महिला कार्यकर्ता सम्मिलित हुए और उन्होंने वैश्वीकरण का घोर विरोध किया है। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राजील में संपन्न हुई। इसकी चौथी बैठक वर्ष 2004 में मुंबई, भारत में आयोजित की गई और 2018 में इसकी एक और बैठक ब्राजील में आयोजित की गई। प्रतिवर्ष WSF की बैठक आयोजित की जाती है जिसमें वैश्वीकरण का विभिन्न स्तरों से विरोध किया जाता है। तो लगातार वैश्वीकरण का विरोध पूरे विश्व में होता रहा है। नेक्स्ट हमारा अंतिम टॉपिक है भारत में वैश्वीकरण का प्रतिरोध। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी वैश्वीकरण का विरोध जारी है। समाज में हो रहे सामाजिक आंदोलनों से हमें आसपास के विषय में जानकारी मिलती है। पास पड़ोस की घटनाओं की जानकारी सामाजिक आंदोलनों के द्वारा ही मिल सकती है। वामपंथी तेवरों की प्रतिक्रिया को राजनीतिक स्तर से उठाया गया है और सदैव से वामपंथी संगठन यह कहते रहे हैं कि वैश्वीकरण गरीबों के हितों का नुकसान करता है, यह अमीरों को अमीर बनाता रहा है। जबकि दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों द्वारा अपनी आवाज उठाते रहे हैं और यह संस्कृति को हो रहे नुकसान के विषय में ज़्यादा चिंतित हैं। तो वहीं इंडियन सोशल फोरम, जिसमें कई समाजसेवी, उद्योगपति, श्रमिक, मजदूर, युवा सम्मिलित हैं, वह भी वैश्वीकरण का विरोध करते आ रहे हैं। दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों द्वारा संस्कृति को लेकर जो चिंता व्यक्त की जा रही है उसको लेकर वह काफ़ी चिंतित हैं और वह समय समय पर वैलेंटाइन डे जैसे वेस्टर्न त्योहारों का विरोध करते रहे हैं। यहाँ तक कि वे कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा पश्चिमी पोशाकों को लेकर जो अभिरुचि बढ़ती जा रही है इसका विरोध करते आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आज के समय में काफ़ी युवक युवतियाँ पश्चिमी पोशाकों को धारण करते हैं जो कि हमारी भारतीय संस्कृति पर कठोराघात है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था हमारा वैश्वीकरण का चैप्टर जो कि यहाँ पर समाप्त हो रहा है। मैंने कोशिश की है कि आपको आसान से आसान शब्दों में समझा सकूं।
और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह अध्ययन कराना कैसा लग रहा है, आपको समझ में आता है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको अध्यापन कैसा लग रहा है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस अध्याय के प्रश्नोत्तरों को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी निरंतर अपना अध्ययन करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे से अच्छे अंकों से अपनी बोर्ड की परीक्षा को उत्तीर्ण करें। इन्हीं शुभकामनाओं सहित आपसे विदा चाहूँगा। वीडियो के अंत में एक अपील, कोरोना का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है और जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। अतएव आप सभी मास्क लगा कर रखें, 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है बहुत ज़रूरी। खुश रहिए, खुश रखिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रखिए। जय हिंद, जय भारत। Pause button.